राम राम सा नमस्कार आदाब सत श्री अकाल। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारी कक्षा यूट्यूब चैनल पर। और आज हम शुरू करने जा रहे हैं पीवाईक्यू सीरीज में स्वतंत्र भारत में राजनीति विज्ञान पुस्तक का अध्याय नंबर 6, लोकतांत्रिक व्यवस्था का संकट। और इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे पिछले 4 वर्षों के 2022 से 2025 तक के बोर्ड प्रश्नों के बारे में जो इस अध्याय से पूछे गए हैं। और 2026 के ब्लूप्रिंट के आधार पर इस अध्याय से टोटल इस बार 5 नंबर के सवाल आएंगे। 2 सवाल आएंगे एमसीक्यू से, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। एक सवाल आएगा रिक्त स्थान से और एक सवाल आएगा लघुतरात्मक प्रश्नों से संबंधित। तो बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1, 1974 में संपूर्ण क्रांति का आह्वान किसने किया? तो इसका उत्तर हो जाएगा जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण को हम शॉर्ट में जेपी के नाम से भी जानते हैं। तो यदि कहीं जेपी लिखा हुआ आ जाए तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो जयप्रकाश नारायण 1974 में संपूर्ण क्रांति का आह्वान करते हैं और कहते हैं कि भारत में सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक दायरे में संपूर्ण क्रांति करनी होगी। और इस क्रांति का नारा था संपूर्ण क्रांति अब नारा है, भावी इतिहास हमारा है। तो जयप्रकाश नारायण इससे पहले है वो राजनीति से संन्यास ले चुके थे। तो जिस समय बिहार के छात्रों ने इस आंदोलन की शुरुआत की तो उस समय वे जेपी के पास गए और कहा कि वे इस आंदोलन का नेतृत्व करें, यानी वे इस आंदोलन के नेता बने और आगे बढ़कर छात्रों की मांगे रखें। तो जयप्रकाश नारायण ने इस आंदोलन का नेतृत्व 2 शर्तों पर स्वीकार किया था, यानी उन्होंने छात्रों के सामने 2 शर्तें रखी थी। पहली शर्त थी आंदोलन अहिंसक रहेगा, यानी आंदोलन में किसी भी प्रकार की हिंसा और मारपीट नहीं होगी। और दूसरी शर्त यह थी कि यह आंदोलन बिहार तक सीमित नहीं रहेगा, यह आंदोलन पूरे देश में फैलेगा, राष्ट्रव्यापी होगा। इन्हीं शर्तों पर है वो जयप्रकाश नारायण संपूर्ण क्रांति का आह्वान करते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है संविधान के अनुच्छेद 352 के अनुसार आपातकाल की घोषणा कौन कर सकता है? तो संविधान के अनुच्छेद 352 के अनुसार आपातकाल की घोषणा करता है राष्ट्रपति। देखो इसमें कंफ्यूजन यह होता है राष्ट्रपति और प्राइम मिनिस्टर के बीच में। कई लोगों को लगता है कि आपातकाल की घोषणा प्रधानमंत्री करता है। आपातकाल की घोषणा प्रधानमंत्री द्वारा नहीं की जाती है। प्रधानमंत्री द्वारा आपातकाल की सिफारिश की जाती है और राष्ट्रपति है वो इसकी घोषणा करता है। तो राष्ट्रीय आपातकाल की सिफारिश प्रधानमंत्री द्वारा राष्ट्रपति से की जाती है। और जिस समय 25 जून 1975 को भारत में राष्ट्रीय आपातकाल लगा था उस समय भारत की प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी। तो इंदिरा गांधी ने उस समय के राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद से सिफारिश की थी कि वे भारत में राष्ट्रीय आपातकाल लगाएं अनुच्छेद 352 के तहत। तो अनुच्छेद 352 में क्या है तो इसके बारे में देख लीजिए। यह राष्ट्रीय आपातकाल से संबंधित है जो युद्ध, बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के आधार पर लगाया जाता है। भारत में 3 प्रकार के आपातकाल होते हैं। एक तो होता है अनुच्छेद 352 के अनुसार, एक होता है अनुच्छेद 356 के अनुसार और एक होता है अनुच्छेद 360 के अनुसार। तो 1975 में जो आपातकाल लगा था वह अनुच्छेद 352 के आधार पर लगा था। आपको यह भी ध्यान में रखना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है 1974 की रेल हड़ताल भारत के किस नेता के नेतृत्व में हुई? तो 1974 की रेल हड़ताल भारत के नेता जॉर्ज फर्नांडिस के नेतृत्व में हुई थी। तो जॉर्ज फर्नांडिस के नेतृत्व में राष्ट्रीय समन्वय समिति ने हड़ताल का आह्वान किया था और इस हड़ताल की मुख्य मांग थी बोनस और सेवा से जुड़ी हुई शर्तें। सरकार क्या करती है कि इस हड़ताल को अवैध घोषित कर देती हैं और यह हड़ताल 20 दिन बाद बिना किसी समझौते के समाप्त हो जाती है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया? तो गरीबी हटाओ का नारा इंदिरा गांधी ने दिया था। यह नारा 1971 के लोकसभा चुनावों में दिया गया था और इस नारे के बावजूद इंदिरा गांधी है वो 1971-72 में प्रधानमंत्री बनने के बाद भारत की सामाजिक और आर्थिक दशा में सुधार नहीं ला पाती हैं, जिससे लोगों में गरीबी हटाओ के वादे के खिलाफ गुस्सा भी बढ़ा था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है भारत के राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद ने आपातकाल की घोषणा कब की? तो भारत के राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद ने 25 जून 1975 को राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की थी और यह की थी अनुच्छेद 352 के आधार पर। यदि सवाल यह पूछा गया है तो सवाल ऐसे भी बन सकता है राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद ने किस अनुच्छेद के तहत
भारत में राष्ट्रीय आपातकाल लगाया था, तो अनुच्छेद 352 के तहत उन्होंने भारत में राष्ट्रीय आपातकाल लगाया था। और यह घोषणा 25 जून की आधी रात को की गई थी और 26 जून की सुबह होने से पहले बड़े अखबारों के दफ्तरों की बिजली काट दी गई थी कि वे आपातकाल से संबंधित खबरें न छाप सकें। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगले प्रश्न पर बढ़ने से पहले आपातकाल के बारे में आपको और अन्य जानकारी भी याद रखनी है। उस समय भारत की प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी, यह भी याद रखना है, और राष्ट्रपति थे फखरुद्दीन अली अहमद। तो प्रश्न यहाँ भी बन सकते हैं, राष्ट्रीय आपातकाल 25 जून 1975 के समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे? तो राष्ट्रपति हो जाएगा फखरुद्दीन अली अहमद, और प्रधानमंत्री कौन थे? तो प्रधानमंत्री हो जाएंगी इंदिरा गांधी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, गुजरात में छात्र आंदोलन कब हुआ? तो गुजरात में छात्र आंदोलन हुआ था जनवरी 1974 में। तो बढ़ती हुई महंगाई और खाद्यान्न की कीमतों को लेकर गुजरात में छात्र आंदोलन करते हैं, और यह आंदोलन हुआ था जनवरी 1974 में। इस आंदोलन का कारण खाद्यान्न, खाद्य तेल की बढ़ती कीमतें और उच्च पदों पर भ्रष्टाचार था। और इस आंदोलन के बाद बिहार में भी एक छात्र आंदोलन हुआ था, जो हुआ था मार्च 1974 में। तो ध्यान रखना, 1974 में दो प्रसिद्ध छात्र आंदोलन हुए थे, एक तो गुजरात छात्र आंदोलन और एक बिहार छात्र आंदोलन। और बिहार में जो छात्र आंदोलन हुआ था उसका नेतृत्व किया था जेपी ने, जयप्रकाश नारायण ने। और इसी आंदोलन से उन्होंने संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया था, जिसके बारे में हमने पीछे चर्चा की है। तो इसके बारे में भी आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। भारत में आपातकाल खाली जगह को लागू हुआ? तो भारत में आपातकाल 25 जून 1975 को लागू हुआ। पीछे भी इसके बारे में हमने 2 बार चर्चा की है, तो ये डेट आपको याद कर लेनी है, 25 जून 1975। इसी दिन भारत में अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल लगाया गया था। तो तकनीकी रूप से घोषणा 25 जून को हुई, लेकिन मंत्रिमंडल ने 26 जून की सुबह 6 बजे पूरी भारत के नागरिकों को बताया कि भारत में राष्ट्रीय आपातकाल लागू हो चुका है। तो देखिए अगले प्रश्न पर, 25 जून 1975 को संविधान के अनुच्छेद के अंतर्गत आपातकाल की घोषणा की गई, तो यहाँ पर हो जाएगा अनुच्छेद 352। उसके बाद में आपातकाल का आधार था अंदरूनी गड़बड़ी, यानी किस आधार पर 25 जून 1975 को राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई? तो इसका आधार था अंदरूनी गड़बड़ी। और बाद में संविधान संशोधन द्वारा इसे बदलकर सशस्त्र विद्रोह कर दिया गया था, यानी एक संविधान संशोधन हुआ और अंदरूनी गड़बड़ी की जगह एक शब्द दूसरा ले आए और उसका नाम था सशस्त्र विद्रोह। उसके बाद में 9वां प्रश्न, भारत में संपूर्ण क्रांति के प्रतिपादक थे? तो इसके बारे में हमने सबसे पहले प्रश्न में चर्चा की थी। इसके प्रतिपादक थे जयप्रकाश नारायण, और इसकी शुरुआत हुई थी बिहार से। और कब हुई थी? मार्च 1974 में। इसके बारे में भी हमें ध्यान रखना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, खाली जगह वे संविधान संशोधन द्वारा लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष कर दिया गया। तो 42वें संविधान संशोधन द्वारा भारत में लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष कर दिया गया था। यानी जिस समय भारत में राष्ट्रीय आपातकाल लगा था, उस समय इंदिरा गांधी की सरकार ने एक संविधान संशोधन किया, संविधान संशोधन नंबर 42। और इन्होंने इनमें एक संशोधन किया जिसके तहत भारत में प्रधानमंत्री का कार्यकाल 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष कर दिया। तो इसके बारे में ध्यान रखना है। तो यह संशोधन आपातकाल 1976 के दौरान लागू किया गया, और यह व्यवस्था केवल आपातकाल के लिए नहीं थी, बल्कि इसे स्थायी रूप से लागू किया गया। यानी जो निकट भविष्य में सरकारें बनेगी उनका कार्यकाल 6 वर्ष होगा। लेकिन 1977 में इंदिरा गांधी की पार्टी चुनाव हार जाती है और जनता पार्टी की सरकार बनती है। तो इस जो 5 वर्ष के कार्यकाल को बढ़ाकर 6 वर्ष किया गया था, इसे घटाकर 44वें संविधान संशोधन द्वारा पुनः 5 वर्ष कर दिया जाता है। तो ध्यान रखना है, बीच बीच में प्रधानमंत्री का कार्यकाल 6 वर्ष कर दिया गया था, लेकिन 44वें संविधान संशोधन द्वारा हटाकर इसे पुनः वापस 5 वर्ष कर दिया गया था। ध्यान रखना है इसके बारे में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी पार्टी किसने बनाई? तो कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी पार्टी बनाई थी जगजीवन राम ने। तो जगजीवन राम ने कांग्रेस छोड़ी और यह नई पार्टी बनाई, लेकिन बाद में यह पार्टी जनता पार्टी में शामिल हो गई। यानी जगजीवन राम कांग्रेस के थे, नेता थे, और ये एक नई पार्टी बनाते हैं कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी। और 1977 के चुनाव से ठीक पहले है वो इस पार्टी को वह जनता पार्टी में शामिल कर लेते हैं, जिससे कांग्रेस को बड़ा झटका लगा हुआ था, बड़ा झटका लगा था चुनावों से पहले। उसके बाद में देखिए प्रश्न नंबर 12,
1974 में गुजरात छात्र आंदोलन के कोई दो कारण लिखिए। अब सवाल ये से भी बन सकता है 1974 में बिहार छात्र आंदोलन के कोई दो कारण लिखिए, तो दोनों का कारण सेम ही होगा। खाद्यान्न, खाद्य तेल और अन्य आवश्यक वस्तुओं की बढ़ती हुई कीमत और उच्च पदों पर जारी भ्रष्टाचार, और साथ में आप एक और लिख सकते हैं बेरोजगारी। इनको लेकर है वो गुजरात और बिहार में छात्रों ने आंदोलन किया था। तो इस आंदोलन के बाद गुजरात में राष्ट्रपति शासन लगा और मोरारजी देसाई ने नए चुनाव के लिए अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल की थी। यानी जब छात्रों ने आंदोलन किया तो इंदिरा गांधी की सरकार यहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगा देती है और मोरारजी देसाई यहाँ पर नए चुनाव करवाने के लिए भूख हड़ताल पर बैठ जाते हैं। इसके बारे में भी ध्यान रखना है। 1975 में राष्ट्रीय आपातकाल घोषित करने के पीछे कौन सा घटनाक्रम हुआ? कोई दो घटनाएं बताइए। यानी हमें दो घटना बतानी है जिसके कारण 1975 में भारत में राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया गया था। तो पहली घटना थी इलाहाबाद उच्च न्यायालय का फैसला। तो 12 जून 1975 को इलाहाबाद के एक न्यायाधीश, इलाहाबाद हाईकोर्ट के एक न्यायाधीश जगमोहन लाल सिन्हा क्या करते हैं कि इंदिरा गांधी के लोकसभा निर्वाचन को अवैधानिक घोषित कर देते हैं। यानी यहाँ पर इंदिरा गांधी का निर्वाचन निरस्त हो गया और अब वे हैं वो लोकसभा की सदस्य नहीं रहेंगी। यदि लोकसभा की सदस्य नहीं है तो वे प्रधानमंत्री भी नहीं रह सकती। तो यह सब क्यों हुआ? तो इसके पीछे थे समाजवादी नेता राजनारायण। तो राजनारायण ने 1971 में इंदिरा गांधी के खिलाफ चुनाव लड़ा था और इन्होंने इंदिरा गांधी पर आरोप लगाया कि इंदिरा गांधी ने चुनाव प्रचार के दौरान सरकारी कर्मचारियों और सेवाओं का दुरुपयोग किया, इसलिए वे चुनाव जीत गई और राजनारायण चुनाव हार गए। तो यह जब केस इलाहाबाद हाईकोर्ट में गया तो जगमोहन लाल सिन्हा ने इंदिरा गांधी के निर्वाचन को ही रद्द कर दिया। इससे यह समस्या उत्पन्न हुई। उसके बाद में दूसरा कारण या दूसरी घटना थी रामलीला मैदान की रैली। और यह रैली हुई थी 25 जून 1975 को जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में, संपूर्ण क्रांति वाले। तो दिल्ली के रामलीला मैदान में विशाल प्रदर्शन हुआ और राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह की घोषणा की गई थी। तो ये दो कारण थे जिसकी वजह से भारत में राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया गया। इसके अलावा भी अन्य कारण थे लेकिन पाठ में इन दो घटनाक्रम का जिक्र किया गया है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 14 पर। 1974 की रेल हड़ताल पर टिप्पणी लिखिए। तो 1974 में एक नेता होते हैं जॉर्ज फर्नांडिस। इनके नेतृत्व में रेलवे कर्मचारियों की राष्ट्रीय समन्वय समिति है वो बोनस और सेवा शर्तों को लेकर हड़ताल करती है और सरकार इस हड़ताल को अवैध घोषित कर देती है और 20 दिन बाद यह हड़ताल बिना किसी समझौते के समाप्त हो जाती है। तो यह हो गई 1974 की रेल हड़ताल पर टिप्पणी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है शाह आयोग की नियुक्ति क्यों की गई? यह इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अभी बोर्ड में पूछा नहीं गया है लेकिन आगामी एग्जाम में पूछा जा सकता है, इसलिए इसे शामिल किया गया है। तो जनता पार्टी की सरकार ने मई 1977 में सर्वोच्च न्यायालय के भूतपूर्व मुख्य न्यायाधीश जेसी शाह की अध्यक्षता में एक आयोग गठित किया और इसका काम था कि आपातकाल के दौरान की गई ज्यादतियों, कदाचार और सत्ता के दुरुपयोग की जांच करना। यानी जब भारत में 1975 में आपातकाल लगा था तो इस आपातकाल के दौरान जो जो लोगों के साथ ज्यादतियां की गई, जो जो कदाचार हुए, जो जो सत्ता का दुरुपयोग हुआ, इसकी पूर्ण रूप से जांच करने के लिए एक आयोग की स्थापना की गई थी जेसी शाह की अध्यक्षता में। इसलिए इसका नाम हो गया शाह आयोग, याद रखना है आपको। उसके बाद में यदि शॉर्ट में कहें तो शाह आयोग का कार्य था कि आपातकाल की जांच करना। उसके बाद में 16वां प्रश्न, नक्सलवादी आंदोलन क्या था? इसके बारे में बताना है। तो पश्चिम बंगाल में एक जिला है दार्जिलिंग और यहाँ पर एक इलाका है नक्सलबाड़ी और यहाँ से इस आंदोलन की शुरुआत होती है। तो यहाँ के लोग कहते हैं कि वे संसदीय राजनीति में विश्वास नहीं रखते हैं और इसलिए उन्होंने मौजूदा राजनीतिक प्रणाली और पूंजीवादी व्यवस्था को खत्म करने के लिए हथियार उठा लिए। इसे ही हम कहते हैं नक्सलवादी आंदोलन। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। तो 1971 के चुनावों के बाद कांग्रेस पार्टी ने स्वयं को किस विचारधारा से जोड़ा? तो स्वयं को कांग्रेस ने जोड़ दिया था समाजवादी विचारधारा से, जो गरीबों की हिमायती हैं। तो कांग्रेस ने खुद को एकमात्र समाजवादी और गरीबों की हिमायती पार्टी बताना शुरू किया और आपातकाल से पहले कांग्रेस विचारधारात्मक हो गई थी, जबकि पहले वे सबको साथ लेकर चलने वाली पार्टी थी। यानी उससे पहले वो विचारधारात्मक गठबंधन था जिसमें हर प्रकार की विचारधारा के लोग शामिल थे, पूंजीवादी हो, चाहे समाजवादी हो, चाहे दक्षिणपंथी हो, चाहे वामपंथी हो। लेकिन उसके बाद में कांग्रेस ने खुद को समाजवादी पार्टी बताना शुरू कर दिया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है भारत में आपातकाल लागू होने के क्या सबक मिले? कोई दो सबक लिखिए। तो भारत में आपातकाल लागू होने के बाद कई सबक मिले। उसमें सबसे पहला सबक था लोकतंत्र की जड़ें मजबूत। यानी भारत में लोकतंत्र है जो वो बहुत ही ज़्यादा मजबूत है, इसे आसानी से हटाया नहीं जा सकता। इसकी जगह कोई अन्य वैकल्पिक शासन व्यवस्था लागू नहीं की जा सकती। उसके बाद में
दूसरा सबक था नागरिक अधिकारों के प्रति जागरूकता। तो उससे पहले यानी आपातकाल से पहले भारत के नागरिक अपने अधिकारों के प्रति ज़्यादा जागरूक नहीं थे, लेकिन आपातकाल के दौरान जो जनता के साथ ज्यादतियां हुई, तो उसके बाद में है वो लोगों ने अपने नागरिक अधिकारों के प्रति ध्यान देना शुरू किया। उसके बाद में संवैधानिक सुधार, यानी जहां पर संविधान में अंदरूनी आपातकाल का प्रावधान किया गया था, वहां पर सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में ही आपातकाल लगाया जा सकता है, इससे संबंधित एक संवैधानिक सुधार किया गया। और राष्ट्रीय आपातकाल लगाने के लिए मंत्रिमंडल की लिखित सलाह राष्ट्रपति को देना अनिवार्य की गई। यानी जब मंत्रिमंडल लिखित रूप में कहेगा कि भारत में राष्ट्रीय आपातकाल लगाना है, उसी समय भारत में राष्ट्रपति आपातकाल लगाएगा। मौखिक रूप से मौखिक सलाह के आधार पर है वो राष्ट्रपति भारत में राष्ट्रीय आपातकाल नहीं लगाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। 1974 में बिहार आंदोलन क्यों हुआ, संक्षेप में लिखिए। तो 1974 में बिहार आंदोलन के पीछे प्रमुख कारण आर्थिक संकट, भ्रष्टाचार और बेरोजगारी और राजनीतिक मांग थी। तो आर्थिक संकट यानी 1970 के दशक में भारत में बहुत ही ज़्यादा महंगाई बढ़ जाती है, जिससे जो दैनिक उपभोग की वस्तुएं हैं, खाद्य तेल है, खाद्यान्न है और अन्य आवश्यक वस्तुएं हैं, इनकी कीमत बढ़ जाती हैं, जिससे जनता परेशान हो जाती हैं और इसके विरोध में छात्र आंदोलन की शुरुआत करते हैं। दूसरा, बिहार के प्रशासन में भ्रष्टाचार, यानी जो कोई भी नौकरशाही में लोग शामिल थे वे बड़े स्तर पर भ्रष्टाचार कर रहे थे और युवाओं में बेरोजगारी थी। और उसके बाद में जो उस समय की सरकार थी कांग्रेस की, इसको बर्खास्त करने की मांग को लेकर भी छात्रों ने आंदोलन किया था। तो ये प्रमुख 3 कारण हो जाएंगे बिहार में छात्र आंदोलन के। बढ़ते हैं अगले प्रश्न। अगला प्रश्न है, आपातकाल से पहले न्यायपालिका और कार्यपालिका के बीच संघर्ष के क्या कारण थे, यानी न्यायपालिका और कार्यपालिका आपस में क्यों टकरा रही थी, इसके बारे में बताना है। तो सबसे पहला, मौलिक अधिकार। तो कार्यपालिका न्यायपालिका से प्रश्न पूछते हैं कि क्या संसद मौलिक अधिकारों में कटौती कर सकती है। तो सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि संसद मौलिक अधिकारों में कटौती नहीं कर सकती। उसके बाद में संपत्ति के अधिकार को लेकर भी न्यायपालिका और कार्यपालिका के बीच में टकराव हुआ। क्या संसद संपत्ति के अधिकारों में काट छांट कर सकती है, न्यायालय का एक बार फिर से जवाब नहीं। उसके बाद में तीसरा, क्या सरकार संविधान के मौलिक ढांचे में बदलाव कर सकती है, न्यायालय ने इसे भी संविधान के खिलाफ माना। और चौथा कारण था मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति। तो 1973 में केशवानंद भारती मुकदमे के बाद सरकार ने 3 वरिष्ठ न्यायाधीशों की अनदेखी करके एन रे को मुख्य न्यायाधीश बना दिया, जिससे तनाव चरम पर पहुंच गया था। तो न्यायपालिका और कार्यपालिका के बीच संघर्ष के ये 4 प्रमुख कारण थे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। आपातकाल के दौरान 42वें संविधान संशोधन के जरिए क्या प्रमुख बदलाव किए गए, इसके बारे में बताना है। यह अन्य महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट प्रश्न आगे पूछ सकते हैं इसके बारे में। तो देखिए, आपातकाल के दौरान इंदिरा गांधी ने संविधान में व्यापक बदलाव किए, बड़े स्तर पर बदलाव किए, जिससे लघु संविधान भी कहते हैं, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। तो सबसे पहला 42वें संविधान संशोधन में सुधार किया गया था कि आप है वो चुनावों को हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में चुनौती नहीं दे सकते। प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन को अदालत में चुनौती देने पर रोक लगा दी गई। उसके बाद में दूसरा सुधार था विधायिका का कार्यकाल, यानी लोकसभा और विधानसभाओं का कार्यकाल 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष कर दिया गया था। और तीसरा था न्यायपालिका की शक्ति, न्यायपालिका के न्यायिक समीक्षा के अधिकार को सीमित करने का प्रयास किया गया था 42वें संविधान संशोधन द्वारा। ये 3 प्रमुख बदलाव किए गए थे, जिन्हें 44वें संविधान संशोधन द्वारा निरस्त कर दिया गया था। यह भी आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है निबंधात्मक, जो इस बार अध्याय से नहीं पूछा जाएगा। तो आप चाहे तो इस प्रश्न को देख सकते हैं, जो 2025 के एग्जाम में पूछा गया था। प्रश्न था, आपातकाल 1975 के परिणामों की विवेचना कीजिए। तो इन परिणाम मौलिक अधिकारों का स्थगन, विपक्षी नेताओं की गिरफ्तारी, प्रेस पर सेंसरशिप, उसके बाद में संविधान में बदलाव, 42वां संविधान संशोधन और लोगों के साथ ज्यादतियां और नसबंदी, ये सभी थे राष्ट्रीय आपातकाल के परिणाम। हाँ, तो टॉपर टेस्ट देख लीजिए। तो गुजरात आंदोलन हुआ था जनवरी 1974 में, बिहार आंदोलन मार्च 1974 में, रेल हड़ताल मई 1974 में, राष्ट्रीय आपातकाल लागू हुआ 25 जून 1975 को। शाह आयोग जनता पार्टी द्वारा 1977 में गठित किया गया था आपातकाल की जांच के लिए। उसके बाद में डी के बरुआ ने कहा था इंदिरा इज इंडिया और इंडिया इज इंदिरा, और संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था जयप्रकाश नारायण ने।